हेलो बच्चा लोग, आप लोग जो अभी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, उन सब चीज को समझने के बाद मैं आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन और आप लोगों के लिए जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। नीट 2024 के एग्जाम से रिजल्ट तक जो हंगामा हुआ, पेपर लीक से सुप्रीम कोर्ट तक गए हम लोगों ने खूब लड़ाइयां करी, खूब आवाज उठाया। उसका परिणाम यह हुआ कि अब बात सारा सुप्रीम कोर्ट के पास है। 8 को इसके ऊपर हियरिंग के बाद वर्डिक्ट आना बाकी है। अब बच्चा इस बात पे फंसा हुआ है, सर हम करें तो करें क्या। तो बहुत सारे बच्चे 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं, कुछ बच्चे 400 से नीचे स्कोर कर रहे हैं, कुछ बच्चे 400 से 600 स्कोर कर रहे हैं। मैं सब के लिए 3-4 मिनट में पूरा एक ऑनेस्ट रिव्यू के साथ सॉल्यूशन दे रहा हूं कि बेटा तुम ये करो। जो बच्चा 600 प्लस स्कोर कर रहा है उसे किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अगर बोल रहा है कि भैया तुम्हें कोचिंग की आवश्यकता है, वो सब सरासर बकवास कर रहा है। तुम फिर से सेलेक्ट नहीं हो पाओगे अगर तुम इसे नहीं सुने तो ध्यान से सुनो। जो 600 प्लस स्कोर किए हो, मैं 400 से 600 वाले के लिए भी वीडियो बना रहा हूं और 600 400 से नीचे वाले के लिए भी, ताकि किसी भी बच्चे को टाइम पास ना करें। तो टू द पॉइंट बात करते हैं, जरा समझते हैं। अभी हम इस स्थिति में इसलिए आ गए क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, नीट स्कैम 2024 में बच्चे बहुत ज्यादा स्टक हो गए और मीडिया का बहुत सारा, टीचर्स के बहुत सारे लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात आ गया है, जिसका रिजल्ट अब 8 तारीख को कोई वर्डिक्ट आने वाला है या हो सकता है उससे आगे निकल जाए। फिलहाल एनटीए कुछ बच्चों का 1563 बच्चों का एग्जाम लेगी 23 को। उससे हमें ना कोई बहुत ज्यादा मतलब था ना मतलब रह गया है। हमें अपने बारे में जानना है, भैया हमारा क्या होगा, हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई। तो बच्चे अब एक बहुत ही जेन्युइन, एक ऑनेस्ट पॉइंट पे डिस्कशन जरूरी है। समय ऐसा हो गया है कि तुम मेनली, अभी मैं 600 प्लस बच्चों के लिए फोकस्ड बात करूंगा, लेकिन पूरा ओवरऑल पिक्चर को समझते हैं। नीट 2024 के इन सारे सिनेरियो के बाद दो सिचुएशन अराइज होता है। रीनीट 50% हो सकता है या रीनीट नहीं हो सकता है। यही संभावनाएं जागृत होती है कि 50% चांस है रीनीट होने का, 50% है नहीं होने का। सपोज करो रीनीट हुआ, यस सर रीनीट हो गया, तो क्या करेंगे ये देखते हैं। अगर नहीं हुआ रीनीट, तो ये सारा गेम अब तुम्हारे खाते में जाता है, क्योंकि ऐसे इमोशनल होकर डिसीजन लेने का समय नहीं रह गया है। हमें दोनों पहलुओं को सोचना पड़ेगा, दिमाग को शांत स्थिर रह के काम करना पड़ेगा और दोनों पहलुओं पे बात करनी पड़ेगी। अगर रीनीट नहीं होता है तो तुम जितने भी बच्चे 600 प्लस स्कोर किए हो, वो तुम पहले आराम से कूल होके डिसाइड करो कि भैया हमें क्या करना है। क्या हमें ड्रॉप लेना है? क्या मैं इस मेंटल सिचुएशन में हूं कि मैं ड्रॉप लूं, या मैं कहीं और कुछ और चीज को एक्सेप्ट करना चाहूं। मेरा ये मानना है कि जो बच्चा खून जलाता है ना यार, 2 साल ड्रॉप करता है ना, और उसके बाद उसे एमबीबीएस नहीं मिलता है, तो दिल में तो बहुत दर्द, ज्यादा दुख होता है। तो कोई बच्चा जो ये सोच रहा है कि रीनीट नहीं होगा तो हम क्या करें, ये बेटा तुम्हारे ऊपर है। तुम सोचो इसे, तुम सोचो इसे, बहुत टाइम देके, टाइम दो, तुम टाइम दो। इसमें इतना क्विक डिसीजन ये नहीं लेने वाला है, तुम टाइम दो। फिलहाल अभी क्या है कि 8 तक तुम कुछ नहीं कर सकते, खाली बैठे हो। तो थोड़ा सा बात करते कि अगर रीनीट होता है तो क्या करेंगे सर। तुम अभी लास्ट 1 मंथ से, जब से तुम 5th को एग्जाम दिए तब से आज हो गया है तुम्हारा 16th, तो तुम ये जो 1 महीना 10 दिन का बात है, तुम कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो बेटा। तुम इस स्थिति में आ गए हो कि अब तुम्हें बहुत ज्यादा चीज बहुत जल्दी रिकॉल करने में टाइम लगेगा। तुम उस पूरे ताकत के साथ जो नीट से पहले पढ़ रहे थे उस स्थिति में अब नहीं हो। तो अभी अगर रीनीट हो भी जाता है और समय अगर कम मिलता है तो तुम फंस जाओगे। तो इसीलिए 8 तक तुम क्या करो वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि 8 को आना है सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग के बाद, कुछ भी वर्डिक्ट आएगी या हो सकता है उससे आगे टाइम जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 50% प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं कि रीनीट होता है। तो तुम्हारा अभी स्टेटस क्या है, इसको आइडेंटिफाई करो। तुम किस सिचुएशन में हो अभी, तुम कितना तैयारी कर सकते हो कम टाइम में, इस पे काम करना इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं फोकस्ड होकर इस पे बात कर रहा हूं। इसके ऊपर एक बार फिर से बात करेंगे कि अभी अगर रीनीट नहीं होता है तो क्या करेंगे। तो इसके ऊपर बात 8th के बाद होगी बेटा। 8 तक अभी सब लोग एक ही जगह पे हैं कि हम एक जगह फंस चुके हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
तो क्यों टाइम पास करना है, थोड़ा सा एफर्ट देते हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें कोई भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है अभी। तो इसके अलावा हम करें क्या सर, अभी हमें कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, ये आपने क्लियर कर दिया, तो हम करें क्या। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम आइडेंटिफाई करो अपने मिस्टेक्स को। ये कैसे करें सर? तो सबसे पहले टेस्ट वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। वीक टॉपिक को क्या करो, आइडेंटिफाई करो। ये कैसे होगा? बैठो लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का जितना भी सिलेबस है उसको सामने रखो और देखो कि कौन कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक तुम्हें नहीं आते हैं। उसका एक लिस्टिंग बनाओ, 1 या 2 दिन उसमें दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन टाइम दो। जितने वीक टॉपिक हैं उसको लिखो तुम आराम से। जो आता हुआ टॉपिक है वो अपने आप तैयार हो जाएगा उसी के साथ। लेकिन अगर तुम अंधाधुंध में तैयारी शुरू कर दोगे, वीडियो लेक्चर देखने लगोगे, नोट्स पढ़ने लगोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर से तुम्हारा जो इस बार मार्क्स हुआ उसके आसपास रह जाओगे और बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर दोगे तुम। तो जो बता रहा हूं उसको बहुत सीरियसली लो। सबसे पहले अपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद उस टॉपिक को कहां से तैयार करो, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। बॉटनी और जूलॉजी का जो टॉपिक है उसको सिर्फ तुम एनसीईआरटी से तैयार करो। अरे यार, दुनिया का हर एक टीचर और तुमने देखा है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आता है, तो क्या बकवास करना है? तुम्हें कोई कोचिंग की आवश्यकता है आज के डेट में? किसी वीडियो लेक्चर की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने 300 प्लस स्कोर किया था पहले बॉटनी जूलॉजी में, तभी तुम 600 प्लस आए हो। मैं उन्हीं बच्चों पे अभी बात कर रहा हूं। तो बच्चों, तुम सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाओ। जो वीक एरिया तुमने पहले आइडेंटिफाई किया मेरे दोस्त, उस वीक एरिया को एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्लियर करो और उसके ऊपर एक छोटा सा टेस्ट दे दो। फिर वो जो टॉपिक तुमने तैयार किया बॉटनी जूलॉजी का, वो एक एक टॉपिक नहीं होगा, पूरा का पूरा बॉटनी, पूरा का पूरा जूलॉजी तैयार कर लो। इसको तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी तुमने एक अच्छा स्कोर किया होगा, तभी मैं बात 600 प्लस की कर रहा हूं अभी। तो तुम अपने जो भी तुम्हारे नोट्स हैं उससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, उसको बहुत ज्यादा अभी वैल्यू नहीं दो। तुम्हारा जो वीक एरिया उसे एनसीईआरटी से तैयार करो। फिर जो वीक एरिया वाला टॉपिक तुमने क्लास नोट्स में पढ़ा है उससे कर लो, फिर उसका टेस्ट देके उसे तैयार कर लो। ये बॉटनी और जूलॉजी में ये काम करना है। फिजिक्स में क्या करना है, पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवाइज करो क्योंकि अब तक तुम काफी फॉर्मूला भूल चुके हो, तभी तुम्हें वीक एरिया पता चलेगा। फिजिक्स में वीक एरिया पता ही नहीं चलेगा, पहले तुम पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवाइज करो, इसलिए मैंने लिखा फॉर्मूला रिवाइज करो। जिस फॉर्मूले को रिकॉल करने में तुम्हें टाइम लगता है वो तुम्हारा वीक एरिया आइडेंटिफाई हो गया फटाफट से। उसको तैयार करो, उसका टेस्ट दो और फिर टेस्ट का एनालिसिस करो कि हम कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं। इस तरीके से तुम्हारा वीक एरिया का एनालिसिस फिजिक्स का इस तरीके से होगा, बॉटनी जूलॉजी का एनसीईआरटी के थ्रू होगा, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कुछ दिमाग मत लगाओ। इस बार मेरा एक बच्चा है जो 690 स्कोर किया है, उसके 175 स्कोर हैं केमिस्ट्री में। उसने बोला सर केमिस्ट्री हमने लास्ट में इतने एनसीईआरटी पढ़ाना कि मेरा एक क्वेश्चन वो भी गलती से छोड़ा मैंने, सर एक क्वेश्चन गलती से गलत हुआ, मेरा 175 मार्क्स स्कोर किया। उसने बोला कुछ नहीं एनसीईआरटी सर, एनसीईआरटी। वो बच्चा जान लगा रखा है केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में। तुम अभी 600 प्लस स्कोर कर रहे हो, तुम्हें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर डालो अगर तुम्हें दिक्कत है। लेकिन उससे पहले वीक एरिया को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करो। और फिजिकल केमिस्ट्री में तुम जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको सबसे पहले लगाओ, फिर जितने भी फॉर्मूला है उसके ऊपर लिस्टिंग करो और कोई क्लास नोट्स कुछ भी मत करो, जो बता रहा हूं वो चुपचाप वो करो। इतना करने में तुम्हें 3-4-5 दिन लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज 15 है और 8 में अभी तुम्हें 23 दिन का समय भी है। 23 दिन क्या ही बर्बाद करोगे अपना, तो ये कर लिया। तो ये सब करने के बाद तुम फिर से एक ऐसे सिचुएशन में आ जाओगे 10-15 दिन में कि भाई फिर से नीट से पहले का जो तुम्हारा मेंटल सिचुएशन था वैसे ही हो जाओगे और तुम्हें लगने लगेगा कि भैया मेरा सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, मुझे सब चीज आता है। आराम आराम से करो, कोई लोड लेके नहीं, खुश होके करो, ज्यादा टेंशन लेके मत करो। इतना करने के बाद तुम फिर से मोमेंटम पकड़ लोगे, तुम थोड़ा स्पीड अप हो जाओगे, तुम फिर से उसी डायरेक्शन में चलने लगोगे जैसे नीट से पहले थे। और तो ये कठिन है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन संभावनाएं 2 हैं। हम लोग जान लगा रखे हैं यार,
पूरा का पूरा इतना दबाव है एनटीए के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है, तो हम लड़ाई करना छोड़ नहीं रहे हैं, हम जान लगा रखे हैं, रीनीट हम करके रहेंगे। इसीलिए ये सब की बात मैं कर रहा हूं आज की डेट में, बात को समझना। लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें उसके ऊपर वर्कआउट करने का बेटा। तो पूरा का पूरा सिलेबस जब एक बार फिर से तुम्हारे दिमाग में आ जाता है और वीक टॉपिक का एनालिसिस हो जाता है, तब तुम फुल सिलेबस टेस्ट दो। हमेशा सिलेबस, फुल सिलेबस टेस्ट दो। पार्ट टेस्ट देने से कोई खास फायदा नहीं होगा। अब फिर फुल सिलेबस टेस्ट का एनालिसिस करो कि फिर से कौन कौन चीज में दिक्कत है, फिर से आइडेंटिफाई करो वीक एरिया को यहां से, हाँ सर, और फिर से वीक एरिया का को ठीक करो सिलेबस में, और फिर से ये काम करो। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे घर में पेपर दे रहे थे और उनका 3 घंटे में पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। तो उनको अभी मैं बोलूंगा कि अभी पहले 10 दिन तो ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो बेटा। उसके बाद तुम 3 आवर्स के पेपर पर डे 5 दिन दो। अपने आप तुम्हारा स्किल्स डेवलप होगा कि 3 आवर्स में पेपर कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो जितने भी बच्चे अभी परेशान हैं, 600 प्लस स्कोर किए हैं, वो थोड़ा चिल मारो, कूल डाउन हो जाओ। और ये जो नीट 2024 स्कीम के बाद हम अब 8 जुलाई तक कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ बोल सकता, होगा ही नहीं होगा। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी है 50% नीट हो सकता है और 50% नहीं हो सकता। ये कैसे पता चलेगा? ये 8 को पता चलेगा। तो ये अपने हाथ में अभी नहीं है। तो अपने हाथ में अभी 22-23 दिन है, तो इस पे अपन वर्कआउट करते हैं और फिर से वार्म अप थोड़ा सा करते हैं, जिससे कि अगर रीनीट हो तो हम मेंटली प्रिपेयर रहे पहले से कि भैया हमने इतना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। समझ में आया बेटा? तो इन बातों को समझते हुए बात करेंगे। अगर रीनीट नहीं होता है तो 600 प्लस बच्चे को क्या करना चाहिए, ये बात 8th के बाद करेंगे। अभी कोई मतलब नहीं है इसकी बात करने की। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मैं 400 से कम ला रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए उसके लिए भी बात करूंगा, और 400 से 600 ला रहे हो तो उसके भी मैं बात करूंगा। अभी 2 वीडियोस और मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूं। बच्चों, आप लोग कूल रहें, शांत रहें, और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करें। पता चला कुछ बच्चे 1 शॉट देखे जा रहे हैं 10-10 घंटे का, अबे बकवास, फिर से बर्बाद होने वाले हो तुम। अभी अगर 600 प्लस स्कोर का आ रहा है और कुछ अगर करना चाहते हो तो जो बताया वो करो। कोई वीडियो, कोई लेक्चर, मेरा भी लेक्चर नहीं देखना है। मैं भी वीडियो लगातार दे रहा हूं नायाब और एक क्लब में। कंप्लीट फ्री फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट फ्री केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हें देखने की जरूरत है, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हें 600 प्लस स्कोर किया हो तो तुम एक लेवल तक पहुंचे पड़े हो। तुम्हें अब अपने ऊपर काम करना है, ना कि वीडियो लेक्चर देखते रहना है, ना कि क्लासरूम के चीजें भागते रहना है, ना कि किसी के पीछे भागते रहना है। तुम्हें बैठ के विजुलाइज करना है, एनालिसिस करना है, वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है, उसको ठीक करना है एनसीईआरटी से, फिर उसका टेस्ट देके सिलेबस पूरा तैयार करके और 720 का जो 3 आवर्स का पेपर है उसे पूरा देना स्टार्ट करना है, बिल्कुल चिल होके। ठीक है, बिल्कुल। अगर नहीं होता है तो बात डिटेल में करेंगे कि कैसे करते हैं। अभी ये करना है बेटा, ठीक है। 400 से 600 के बच्चे और 400 से नीचे वाले बच्चों को क्या करना है उसके लिए भी बना दूंगा वीडियो। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आप लोग शांत रहिए, इंपॉर्टेंट ये है बच्चों। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।